मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी का फिर से 100 अंकीय जो आपका वार्षिक एग्ज़ाम में इंटर स्तरीय साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बिल्कुल ही यूँ कहें कि जितना VVI क्वेश्चंस है वो सभी प्रश्नों का एक संग्रह कर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इन प्रश्नों को आप लोग अपने स्तर से आंसर तैयार करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी प्रश्नों में आपको आंसर तैयार करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। और मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल दबाएं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम लोग सबसे पहला प्रश्न का जिक्र करते हैं कि यदि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दें। यह प्रश्न आप लोग जान रहे हैं कि लेसन 1 का है और फिर इस प्रश्नों का उत्तर आपको कम से कम ये दिमाग में सेट रखना, चूंकि ये 5 अंकीय प्रश्न है, कि 100 शब्दों में देना। फिर अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा याद है तो आप इस प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर आराम से लिख सकते हैं। यानी बातचीत शीर्षक का निबंध, यदि वाक शक्ति न होती तो क्या होता, पूरा उसमें भाव छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, लाना सिंह का चरित्र चित्रण करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी करेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप जिक्र करेंगे कमेंट बॉक्स पर, मैं आपको हेल्प करूंगा। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें। संघर्ष समितियों से जेपी ने क्या अपेक्षाएं की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन प्रश्न पर आप अपने स्तर से तैयार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अर्धनारीश्वर पाठ में रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र के चरित्र चित्रण से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। बहुत ही क्वेश्चन, मार्केबल क्वेश्चन है कि इतने महान कवि हैं ये तीनों आदमी, और इन तीनों कवियों से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट हैं, तो क्यों असंतुष्ट है, इस बात का आपको जिक्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। आज्ञा जी के द्वारा लिखी यह कहानी है। रोज कहानी शीर्षक रोज शीर्षक कहानी के शीर्षक को लिखे, मतलब इसकी सार्थकता को लिखना है। रोज कहानी जो है ये वास्तविकता में कितना हद तक सही है, इसके बारे में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि रोज कहानी का सारांश लिखें। रोज कहानी, देखिए सारांश वाला जो प्रश्न आता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप सारांश के प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर तैयार कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, कई बार आपको पूछा जा चुका है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा आंसर तैयार करने में अपना समय देना है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है और वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को लिखा है। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, उन्होंने जो मृत्यु के बारे में अपना राय दिया है उसमें है कि जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसके गर्व के लिए अगर आप प्राण के न्यौछावर करते हैं, बलिदान होते हैं, तो वो मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। और आत्महत्या को कायरता इसलिए कहें कि वो बिल्कुल एक कायराना हरकत होता है, इसलिए उनका जो विचार है व्यक्तिगत आप उसको लिखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और इस पर आप अपना अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या कहा और क्या किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, चूंकि आप जान रहे हैं कि ओ सदा नीरा अभी आने वाले एग्जाम के लिए, मतलब जो आपका बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल जारी किया गया है, उस मॉडल में ओ सदा नीरा का बहुत ही डेप्थ पॉइंट, उसका भी मैं जिक्र करूंगा अभी जस्ट इसी वीडियो में, और आप उसको देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ जाने का प्रयास किया है उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है। ये दोनों क्वेश्चन इसी लेसन से। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट कि ओ सदा नीरा पाठ में आए नौका विहार प्रसंग की व्याख्या करना है। फिर है कि ओ सदा नीरा पाठ का सारांश लिखे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो लेसन से रिलेटेड होते हैं और उसमें लेसन का सारा सार होता है। और जब आप उस लेसन को बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आपका प्रश्न होता है उससे रिलेटेड आप यूं ही उसका टेक इट इजी आसान आंसर दे देते हैं। छात्रों ध्यान रखना है आपको कि अगर आप 90 प्लस
नंबर की मैंने कल्पना किए हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आने वाली है, सिलेबस चेंज होने वाला है, तो अगर इन सब बातों में एक नया इतिहास रचना है तो आप निश्चित रूप से इन दिए गए प्रश्नों का आंसर तैयार करें। अगर प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा विथ आंसर, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ कहानी की कथा प्रस्तुत करें, सिपाही की माँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि नामवर रचित प्रगीत और समाज निबंध की विवेचना करें। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका है तिरिच कहानी। आप जान रहे हैं कि तिरिच कहानी भी ये सारांश वाला देख रहे हैं, बार बार पूछा गया प्रश्न है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो कलेक्शन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है और इस पर बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको ध्यान देना है कि आखिर किसी प्रश्न के आगे बीबीआई क्यों लिखा गया। फिर देखिए कि शिक्षा शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। फिर है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में सितारों को भयानक क्यों कहा है, इस पॉइंट पर ध्यान देना है। सितार कविता में सितारों को भयानक क्यों कहा है, ये बिल्कुल ही मार्केबल बात है, इस पर हमें ध्यान देना है। और सितारा का इशारा किस ओर है, ध्यान देने वाली बात है। यह भी प्रश्न आपका परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से मुझे जैसा विश्वास है कि आपको ये 5 अंक के जो प्रश्न पूछा जाता है 12 के एग्जाम में, इसमें से श्योर और सर्टेन आपके पास 5 to 10 क्वेश्चंस इसी से आएंगे। इसलिए आप इस सारे प्रश्नों का आंसर तैयार करें। उषा शीर्षक कविता में राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहे। राख से लिपा हुआ चौका, आप जैसा जानते हैं कि उषा काल हम उस काल को कहते हैं जो कि सूर्योदय से पहले, यानी जब तक सूर्य दिखता नहीं, यानी उसकी लालिमा दिखती है, तो उस काल को उषा काल कहते हैं। और उस समय जो आकाश का दृश्य होता है, वह जो प्राकृतिक मनमोहक दृश्य होता है, उसमें कभी को ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा, राख हम लोग जो जलावन जलाते हैं या कोई भी वैसा यूज करते हैं ईंधन लकड़ी वगैरह, या वो आप देहाती भाषा में उसको बोल सकते हैं, वो क्या कहते हैं, गोबर का जो होता है, तो उसको जलाने के बाद जो डस्ट प्राप्त होता है, राख, तो उससे लिपा हुआ चौका का अर्थ क्या है, उस पर आपको मैंने कभी क्या कहना चाह रहे हैं आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूरदास रचित पठित पद के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन, मतलब सूर्य ने जो वात्सल्य वर्णन की विशेषता को लिखा है उसको लिखना है। मतलब भगवान कृष्ण, आप देखेंगे कि सूरदास की रचना में भगवान कृष्ण के द्वारा 2 चीज़ों का जिक्र है। एक, भगवान कृष्ण जब सोए होते हैं तो उनको जगाने की बात हो रही है, और दूसरा होता है कि वो जब खाना खा रहे होते हैं तो फिर उसका जो एक दृश्य है, उन सारे दृश्यों पर जिक्र है। आगे प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अधिनायक कविता का भावार्थ लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भावार्थ भी बहुत ही अच्छा प्रश्न, परीक्षा उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुमुल कोलाहल कला में कविता का संक्षेप भावार्थ। तुमुल कोलाहल कला में कविता का संक्षेप भावार्थ लिखना है। उषा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव का अर्थ होता है कि कविता, देखिए कोई भी कविता और कहानी जो होती है उसका एक मिडिल पॉइंट होता है और वो मिडिल पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कविता, जैसे कहानी में कोई नायक होता है या नायिका का रोल होता है, तो उस नायक और नायिका के इर्द गिर्द वो घूमते रहता है। ठीक उसी तरह कविता का जो केंद्रीय भाव होता है, उस केंद्रीय भाव मतलब जो उसका मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु के चारों ओर वो कविता घूमती रहती है, उसका आपको जिक्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके कार्य और उपयोगिता। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आप इस प्रश्न का भी आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधार, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। पहले कर्मक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। आपको 2 अंक के प्रश्न का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी इसका जिक्र है। आप इसमें जान लीजिए कि इनके मलिक मोहम्मद जायसी हमारे कवि हैं और जायसी जी ने कलंक, कंचन और कांच, ये 3 शब्द का प्रयोग उस कविता में किए हैं। कारण जानते हैं, कलंक का अर्थ ये हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक नामक बीमारी हुई थी और उसमें उनका एक आंख चला गया था और चेहरे का रंग भी कुद्रूप हो गया था, तो उसको उन्होंने कलंक माना था और उस कलंक को मैंने उन्होंने तुलना जो किया था चांद से कर दिया था कि चांद सुंदर है बट उसमें भी कलंक है। कांच, आप जानते हैं कि एक ऐसा ये धातु है जिसको कि पूरा घिसने के बाद ही चमक आती है, बट ऐसा कांच अगर आप देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही गंदा होता है। कंचन माने सोना, आप जानते हैं कि अगर वो कंचन यानी सोना कच्चे पदार्थ में पाए जाते हैं तो वो बिल्कुल आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये सोना है, लेकिन जो जौहरी होते हैं, जो उसके बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उसको पहचानता है और उसमें जो चमक आप देखते हैं तो वो बहुत घिसने के बाद आता
करता है। तो पहले कर्मक में ये तीनों शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया उसका क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, वो चीज़ आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। आप जान रहे हैं कि तुलसी जी द्वारा जो रचित पद है उसमें उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य देव माना है और उसमें माता सीता के सहारे वो भगवान राम से सब कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हारजीत कविता में मशकवाले की क्या भूमिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जान रहे हैं कि ये अधिनायक से लिया गया है। ये मशकवाला जो है ना ये रियलिटी का रोल अदा कर रहा है। मशकवाला जो है ये रियलिटी का रोल अदा कर रहा है। हार जीत यानी हार किसकी हुई है, जीत किसकी हुई है, हकीकत यही जानता है, बट इसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इस हार जीत कविता में मशकवाले का भूमिका को लिखना है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। इसके बारे में आप अगर 80 to 100 वर्ड्स लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 के 5 मिल जाएंगे। फिर आगे देखिए लोहा क्या है और इसकी खोज कहाँ कहाँ की जा रही है। देखिए आपको बता दूं कि ये शीर्षक जो लोहा की बात क्या बात कर रहे हैं, लोहा कर्म का प्रतीक है और लोहा तो आपके हर जगह व्याप्त है। आप बोलते हैं कि हम बेंच पे बैठे हुए हैं, डेस्क पे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बेंच, वो डेस्क, वो चेयर, वह भी आपका बिना लोहा का नहीं बना हुआ है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लोहा कर्म का प्रतीक है, यानी लोहा हर कण कण में व्याप्त है, आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति ने अपने गांव को किस किस की भूमि बतलाया है। ये भी अच्छी प्रश्न है और इसका जिक्र किया हुआ है गांव के घर में। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 100 प्रसंग व्याख्या में सुभद्रा कुमारी चौहान ने के पठित अंश पर ही जो ये प्रश्नोत्तरी है उसके बाद जलियांवाला बाग का जिक्र किया गया है, वह भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और 2016 में मैंने जिक्र किया था 100 प्रसंग व्याख्या में 2016 में उनसे एक पंक्ति पूछी गई है, वह भी पंक्ति मैंने आपको सजेस्ट किया है और निश्चित रूप से आप देखेंगे। अगर आपको उनका आंसर तैयार करने में प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय विषय क्या है। केंद्रीय विषय और केंद्रीय भाव सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे ने बेटे को कविता का सारांश लिखे और छप्पे कविता का भी सारांश लिखे। दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है, इसके लिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कविता शीर्षक कविता का सारांश लिखना है। फिर अगला है पेशगी कहानी का सारांश। आप देखिएगा कि आपके हिंदी किताब में प्रतिपूर्ति भी एक हिंदी का हिस्सा है जो कि पाठ के अंतिम में है और उसमें जो है आपका 3 लेसन है। जी हाँ, उसमें एक पेशगी भी है और उस कहानी का आपको सारांश लिखना है। कर्बक कविता का सारांश लिखना है। फिर गांव का घर कविता का सारांश लिखना है और उषा कविता का भावार्थ लिखना है। देखिए भावार्थ और सारांश में थोड़ा सा अंतर होता है। भावार्थ होता है कि उसका भाव और सारांश उसमें जो सार निहित है वो सब कुछ लिख देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब जानी परिहरी नारी महाविकार। इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। ये 5 अंक का। देखिए एक 100% व्याख्या होता है और एक अभी मैंने आपको समझाया कि भाव और सारांश सार दोनों में अंतर है। तो ये जो भावार्थ आप लिखेंगे तो ये पंक्ति ली कहाँ से गई है और इनके कवि कौन है, शीर्षक का नाम क्या है और फिर ये कहना क्या चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, इन चीज़ों का जिक्र करना ही ये इसका भावार्थ होगा और आपको 5 का 5 अंक मिलेगा। फिर आगे है कि सूरदास के किसी एक पद का अर्थ। मैंने अभी आपको बताया कि सूरदास के द्वारा जो लिखित है उसमें 2 पद हैं। एक पद में है कि जब वो भगवान कृष्ण को जगाते हैं और दूसरा पद में है कि भगवान कृष्ण जगने के बाद जब वो छोटे छोटे नन्हे हाथों से सुबह का नाश्ता करते हैं ना, तो इन दोनों चीज़ों का उन्होंने बड़ा ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आप दोनों पद में से किसी एक पद जिस पर आपकी बेहतरीन पकड़ होती है आप उसके बारे में लिख देंगे पद का अर्थ, तो आपको 5 का 5 मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सूरदास जो कवि हैं वो जन्मांधा है। आफ्टर ऑल उनके द्वारा जो भगवान कृष्ण के उस वात्सल्य का वर्णन है, उस बचपन का जो वर्णन है वो बिल्कुल ही क्या है, मैंने जितनी भी आप बड़ाई करें उनके बारे में जितना भी अच्छा बोले वो उनके लिए कम हो जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शीर्षक कविता के बिंब का अर्थ होता है दृश्य, चित्र जो प्रस्तुत होता है उसके बारे में आपको जिक्र करना है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये बहुत ही अच्छा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ और वह है आपका कि यह जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ यह इतना VVI है साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए कि अगर आप इसको कमांड कर लें
काव्यखंड और गद्यखंड और पद्यखंड। तो इससे श्योर 5 से 6 नंबर। हालांकि आप जैसा जान रहे हैं कि कोरोना काल से आपको दुगुना को प्रश्न मिल रहा है, तो उस दोगुना का लाभ आपको यहाँ लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक काव्यखंड है, इसमें आपको है करबक, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित है। पद, सूरदास के द्वारा रचित है। फिर पद, तुलसीदास के द्वारा रचित है। छप्पे, नवादास के द्वारा रचित है। कवित्त, भूषण के द्वारा रचित है। यानी शीर्षक का नाम और रचनाकार का नाम, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्योर एंड सर्टेन इससे क्वेश्चन आपको आएगा। अगर आप इसको रट लेते हैं तो हिंदी में 5 से 6 नंबर आपके लिए कंफर्म। बट याद करना आपकी ड्यूटी है, मैंने आपको कलेक्ट करके दिया है। तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। अधिनायक रघुवीर शाह के द्वारा रचित है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचित है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पद्य माने गद्य खंड की ओर चलेंगे। पद्य तो अभी है, गद्य खंड की ओर चलेंगे। मोर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, माने ये जो आपका है ये 5 to 6 मार्क्स के लिए बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका क्या कैसे है। ये सब के लिए है। ये आपका है शीर्षक, विधा और लेखक। यहाँ विधा भी है, वहाँ विधा नहीं रहता है। पद्य खंड में विधा नहीं रहता है, उसमें शीर्षक और कवि के नाम होता है। और यहाँ एक चीज़ बढ़ जाता है आपका शीर्षक, विधा और लेखक। तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। और इसके बाद जब अगर मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछा तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में पद्य खंड में सिर्फ उस लेसन का नाम और रचनाकार का नाम पूछेगा। गद्य खंड में लेसन का नाम, विधा और रचनाकार, ये तीनों आता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। बातचीत, ये पहला पार्ट है मेरा जो निबंध विधा के अंतर्गत आता है और इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। फिर दूसरा है उसने कहा था, यह कहानी विधा के अंतर्गत आता है और ये फिर इनके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी है। फिर तीसरा है संपूर्ण क्रांति, भाषण जयप्रकाश नारायण। आप जानते हैं बहुत ही अच्छे नेता हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे और उनके द्वारा पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान में ये संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था, ये 1974 में। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है और इन्हीं रचना के बल पर उन्होंने जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखक पर व्यंग किए हैं। क्योंकि वो तीनों आदमी कभी भी नारी के वैसे सम्मान की बातें नहीं कहे हैं जो उनको कहना चाहिए, इसलिए हमारे रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट हुए और उन पर भी व्यंग किए हैं। फिर अगला है रोज, कहानी अज्ञा जी के द्वारा लिखी गई है। एक पत्र और एक लेख, या विधा पत्र में आता है और ये इनके हमारे लेखक भगत सिंह हैं। आप जानते हैं कि भगत सिंह हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उनके द्वारा रचना भी की गई है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा है कि ओ सदानीरा, यात्रा वृत्त है और यात्रा वृत्तांत भी बोलते हैं, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। सिपाही की एकांकी है, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। प्रगीत और समाज निबंध है, नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। जूठन दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत ही बीबीआई लेसन है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन और फॉर द लाइफ। अगर आप जूठन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सबल बनने के लिए सोच लेंगे और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का छाप आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट, हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी मलियज के द्वारा है। तिरिच, कहानी उदय प्रकाश जी के द्वारा है। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है शिक्षा शास्त्र, जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से छात्रों मैंने आपको ये मतलब कि एक जगह कलेक्शन करके कि कम समय में बेहतर चीज़ करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और बेहतर से बेहतर मार्क्स हिंदी में प्राप्त करें, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए। आइए अब हम लोग आगे की ओर जो बात कर रहे हैं उसमें है कि ये शिक्षा जो लेसन है जिनके कि हमारे लेखक जय कृष्णमूर्ति जी हैं, इनका मेन पॉइंट क्या है जरा सा हम लोग एक नज़र डालते हैं। कहता है जय कृष्णमूर्ति का जन्म मई 1895 ईस्वी में मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। और इनका निधन 17 फरवरी 1986 ओजई, कैलिफोर्निया। जन्म तो इनका भारत में हुआ था लेकिन देहांत इनका कैलिफोर्निया में हुआ था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब यह भी प्रश्न पूछा गया है आपको कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला है, अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है कि इनके माता का नाम। तो इनके माता का नाम संजीबम्मा एवं पिता का नाम नारायण जिद्दू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लीडबेटर जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। लीडबेटर, ये पॉइंट याद करने वाला हुआ है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते थे? लीडबेटर। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी है, इसका विधा भी दिया हुआ है और यह मलियज के द्वारा लिखा गया है। तो मलियज का जन्म 1935 ईस्वी में मुंबई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन 26 अप्रैल 1882 को। इनका मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मूल नाम। और फिर इनके माता का नाम और पिता का नाम आपको बताया जा रहा है। इनके माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। सन 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलियज का उदय एक कवि के रूप में हुआ था। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तिरिच कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। इनके माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदय प्रकाश 1980 के आसपास एक कवि के रूप में पाठकों के समझ उदित हुए थे। मतलब हमारे जो ये उदय प्रकाश है, इनकी जो एक क्या कवित्व भाव है और लेखक का जो भाव है, ये 1980 के आसपास आए थे। फिर है उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच, एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनसे कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव का जो ये आपको मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात हो रही है। तो हम लोग को इस सारे डेप्थ का पॉइंट को यहाँ देखना है। प्रगीत और समाज के ये निबंध विधा में आता है नंबर, ये ऊपर में मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन किस विधा में है और इनके कौन लेखक है। फिर आगे की ओर हम पॉइंट देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनके माता का नाम बागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागर सिंह किनके पिता का नाम था और उनका पेशा क्या था, ऐसा भी रहता है। तो फिर हम लोग इन सारे बिंदु पर पूरा बारीकी से ध्यान दें। आगे की ओर यहाँ प्रस्तुत प्रगीत और समाज उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग जूठन की ओर चलते हैं। दलित आत्मकथा है। मैंने आपको पहले बार बोला कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ है और बहुत ही ये मैंने ऐसी आत्मकथा है कि इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप में एक नया अवेयरनेस पैदा हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर, ध्यान देने वाली बात है, ये मुजफ्फरनगर। आगे इनके माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात याद करते हैं, आप उसी तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को याद करें। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया। बहुत ही अच्छी पॉइंट और फिर पॉइंट है। और आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला आपका है ओ सदानीरा यात्रा वृत्तांत जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो ये पॉइंट है आपका कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इनका पॉइंट है इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहचान एक मनस्वी लेखक के रूप में नेहरू युग में बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। मनस्वी लेखक और नेहरू युग, ये ध्यान देने की बात है। ये यही बिटवीन है जो कि आपको पूछा जाता है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
कि यह निबंध ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है, ओ सदा नीरा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिपाही की माँ एकांकी है और इनके एकांकी विधा हुआ और इनके हमारे लेखक मोहन डाकेश जी है। मोहन डाकेश का जन्म 28 जनवरी 1925 ईस्वी को जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है इनका निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, ये बचपन का नाम है इनका मोहन डाकेश का, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मदन मोहन गुगलानी। और इनके माता का नाम बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से वकील थे। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मोहन डाकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो 20वीं सदी के उत्तरावर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, ये ध्यान देना है। जैसे हम लोगों को पूछा जाता है कि ये किस युग के कवि थे और किस सदी के, और फिर वो क्या थे, तो ये सारे बिंदु पर आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी अंडे के छिलके, ये बार बार पूछा जाने वाला है। ये जो सिपाही की माँ है, ये शीर्षक या एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। मतलब आपको पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ शीर्षक कहाँ से ली गई है, तो वह आपका आंसर होगा अंडे के छिलके, जो कि एकांकी है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोज कहानी सच्चिदानंद निरानंद बादशाह अज्ञा, शॉर्ट में इनको अज्ञा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सच्चिदानंद निरानंद बादशाह अज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 को केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब। इनके माता का नाम बेअंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ध्यान देने वाली बात है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं, कभी माता का नाम कभी पिता का नाम, आपको इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है रोज कहानी गैंग्रीन शीर्षक, जो 1934 ईस्वी में अज्ञा द्वारा लिखी गई है, तो वो रोज कहानी कहाँ से ली गई है, तो गैंग्रीन शीर्षक, ये याद रखना है। गैंग्रीन नामक जो पहले से रचना है उनसे रोज कहानी ली गई है और 1934 में। फिर अगला है कि इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का भी अनुवाद किया था, ये भी रचना का ही नाम है जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि एक पत्र और एक लेख, ऐतिहासिक पत्र है और ये हमारे भगत सिंह के द्वारा रचित है। मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ी क्रांतिकारी है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। इनका भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगाचक नंबर 105 गुग्गर ब्रांच वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। ध्यान देने वाली बात है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ हमारे भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो कि उस समय के भारत हुआ करते थे। फिर आगे है कि इनकी शहादत बलिदान है ना, वो 23 मार्च 1931 को शाम 7:33, इन सारे बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। मृत्यु ही नहीं, इनका समय भी पूछा जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा के चलते हुआ था। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इनका पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब, पैतृक गांव, और इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह, ध्यान देना है। और इनकी पहली गिरफ्तारी 1927 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सीताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला। ये दो जो है राज्य को ये देखता है, एक बलिया जिला उत्तर प्रदेश और एक सारण जिला बिहार, ये सीताब दियारा गांव, ठीक है ना। और वहीं हमारे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। फिर इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 में। इनके माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षु दयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ये ध्यान देने वाली बात है तीनों। फिर अगला है इनके बचपन का नाम बाउल, ये बाउल जो है ये ध्यान रखना, बाउल इनका बचपन का नाम बाउल, और बड़े होने पर जेपी और जन पक्षधरता के लिए लोकनायक हुए। फिर कहते हैं 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण दिए थे। मैंने इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर, यह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह, पत्नी श्यामावती देवी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न
आते हैं। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। और इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। ये पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि इनको जो पुरस्कार मिला था वो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ। ये राष्ट्रकवि के रूप में आज भी समाधित है, माने जाने जाते हैं। फिर अगला है बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और जो कि एक पेशे से व्यापारी थे इनके पिताजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग जिक्र करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वो भारतेंदु युग के वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका उसने कहा था। ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित है। ये पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास स्थान गुलेर ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और ये जो कवि हैं वो हैं आपके द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार भी है और बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते हैं। उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर के रूप में जानी जाते हैं इनका। और फिर आगे की ओर है कि अगला पॉइंट है आपका कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। तो आपका